You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do when I'm walking on the streets half naked. हेलो गाइज, डॉक्टर सीमा अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित कुछ आवश्यक प्रश्नों पर वीडियोज बनाने का वादा किया था। तो इसी सीरीज में आज मैं अगला क्वेश्चन करने वाली हूँ जो रिकॉग्निशन से संबंधित है, अर्थात मान्यता। जैसा कि आप जानते हैं, मान्यता एक महत्वपूर्ण विषय है और मान्यता यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में भी एक महत्वपूर्ण विषय है। राज्यों की मान्यता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। अतः ये एक ऐसी पद्धति या तरीका है जिसके द्वारा अन्य राज्य यह स्वीकार करते हैं कि नवोदित राज्य राज्यत्व के गुणों से युक्त है, इसलिए उसे राजनीतिक मान्यता दी जानी चाहिए। आधुनिक युग में इसका महत्व और बढ़ गया है। विभिन्न अर्थविधि शास्त्रियों के विचार निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला विचार है प्रोफेसर ओपनहाइम जी का। प्रोफेसर ओपनहाइम जी के अनुसार किसी नए राज्य के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले राज्य यह घोषित करते हैं कि उनके मत में नए राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में निर्दिष्ट राज्यत्व के तत्वों से युक्त है, अर्थात उन्होंने राष्ट्रत्व के सभी तत्वों को प्राप्त कर लिया है। प्रोफेसर फैनरी जी के अनुसार मान्यता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य औपचारिक रूप से यह स्वीकार करते हैं कि नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को प्राप्त कर लिया है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के अधिकार तथा विशेषाधिकारों का वो अधिकारी है। अगला व्यू है जेसप जी का। फिलिप सी जेसप जी के अनुसार मान्यता किसी राज्य का कार्य है जिसके द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि किसी राजनीतिक इकाई में राष्ट्रत्व के आवश्यक तत्व उपस्थित हैं। इस प्रकार यदि हम देखेंगे, इन सभी व्यूज़ को देखने के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि मान्यता प्रदान करने के लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं जो निम्नलिखित हैं। मान्यता के लिए नवोदित राज्य में राष्ट्रत्व के संपूर्ण लक्षण विद्यमान होने चाहिए जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों एवं कर्तव्यों का वहन कर सके। अतः मान्यता के लिए कुछ आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिए, जैसे कि एक स्थायी जनसमूह का होना अनिवार्य है, एक सुनिश्चित क्षेत्र या एरिया होना चाहिए, वहाँ की एक प्रॉपर सरकार होनी चाहिए और उस सरकार में अन्य राज्यों से संपर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे गुण हैं जो राष्ट्रत्व से संबंधित माने जाते हैं, अर्थात किसी भी राष्ट्र को यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनना है तो ये गुण विद्यमान होने अनिवार्य हैं। यदि हम मान्यता के सिद्धांतों की बात करते हैं तो इसके संबंध में जनरली दो प्रकार के मत पाए जाते हैं। पहला मत है निर्माणात्मक मत या कंस्टिट्यूटिव थ्योरी। दूसरा मत है उद्घोषात्मक या प्रमाणात्मक मत, अर्थात डिक्लेरेटिव या एविडेंटरी थ्योरी। अब मैं इन्हें एक एक करके डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला मत है निर्माणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक एंजिलोटी, हीगल, हॉलैंड एवं ओपनहाइम जी हैं। इस मत के अनुसार मान्यता द्वारा ही राज्य राष्ट्रत्व प्राप्त कर लेता है तथा उसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिकार प्राप्त होते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक समुदाय अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राष्ट्र के परिवार का सदस्य बनकर अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त करता है। दूसरा मत है ओपनहाइम जी का। केवल मान्यता द्वारा ही कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, यह ओपनहाइम जी का कहना है। अर्थात जब तक आप किसी राष्ट्र को मान्यता नहीं देंगे तब तक उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य नहीं समझा जा सकता। जब भी हम किसी थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसके समर्थकों के नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, जैसे कि आपने देखा है ए ही आहो एंजिलोटी, ही मतलब हीगल, ओ मतलब ओपनहाइम जी, हा मतलब हॉलैंड, ए ही ओहा, जिससे इसके अंदर आप देखेंगे इस थ्योरी के सभी समर्थकों के नाम शामिल हैं। अगला मत है प्रोफेसर हीगल जी का। प्रोफेसर हीगल जी के अनुसार किसी भी राज्य का अस्तित्व तभी संभव होता है जब वह स्थापित राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त कर लेता है, उससे पहले नहीं होता। अगला मत है प्रोफेसर हॉलैंड जी का। मान्यता राज्यों की परिपक्वता प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, अर्थात मान्यता राज्यों को परिपक्वता प्रदान करती है। यदि किसी राज्य को मान्यता प्रदान नहीं होती तो वह राज्यों के परिवार सदस्य के रूप में अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट व्यू आपका है एंजिलोटी जी का। एंजिलोटी जी के अनुसार
कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय उस समय बनता है जब उसे मान्यता की संधि का प्रथम करार संपन्न कर लिया हो। ऐसी मान्यता पारस्परिक और निर्माणात्मक होती है, जिससे उन अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म होता है जिनका पहले से कोई अस्तित्व नहीं था। इस प्रकार जितने भी मैंने आपको मत बताए हैं, ये सारे मत कहीं ना कहीं निर्माणात्मक सिद्धांत या कंस्टिट्यूटिव थ्योरी के बारे में बता रहे थे। अर्थात इनके यदि हम निष्कर्ष निकालना चाहें तो हम यही कहेंगे कि कंस्टिट्यूटिव थ्योरी या निर्माणात्मक सिद्धांत यही कहता है कि कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य तभी कहलाएगा जब उसे अन्य राज्य जो पहले से एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उसे अपने सदस्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि उस नए राज्य में राष्ट्रत्व के सभी गुण विद्यमान हैं। परंतु इस सिद्धांत की आलोचना की गई और आलोचना यह कहते हुए की गई, पहली आलोचना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, न्यायाधीश लैटर पेंट जी के अनुसार प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे राज्य को मान्यता प्रदान कर दे जिससे राष्ट्रत्व के आवश्यक तत्व विद्यमान हो। यह मत यदि हम देखें प्रैक्टिकल में देखें तो यह मत उचित प्रतीत नहीं होता। राज्य व्यवहार में ऐसा नहीं करते, वास्तविकता बिल्कुल इससे परे है। ये जो सिद्धांत है इस अवस्था में लागू होना कठिन हो जाता है जहाँ किसी नए राज्य को कुछ राज्य मान्यता प्रदान कर देते हैं और कुछ राज्य इसको मान्यता प्रदान करने से मना कर देते हैं और कुछ नहीं। जैसा कि आप देखिए लालचीन और बांग्लादेश के विषय में हुआ था, वहाँ पर कुछ राज्यों ने उन्हें मान्यता प्रदान कर दी थी जबकि कुछ राष्ट्रों ने मान्यता प्रदान करने से मना कर दिया था। फिर भी वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार किए गए थे, माने गए थे। अमान्यता प्राप्त राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय विधि के समक्ष कुछ भी अधिकार और कर्तव्य नहीं होने चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि आप देखें, चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसको कुछ राष्ट्र मान्यता प्रदान करने से इनकार कर रहे थे, फिर भी उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार भी किया गया और उसके कुछ अधिकार और कर्तव्य भी उसे दिए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का वो परमानेंट मेंबर है और उसको सारे वो सब अधिकार उस प्राप्त है जो बाकी सब सदस्यों को दिए गए हैं। अतः यदि हम देखें तो प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। ये मैंने आपको पहले सिद्धांत के बारे में बताया था। दूसरा हमारा सिद्धांत है उद्घोषात्मक सिद्धांत, जिसे हम डिक्लेरेटिव थ्योरी के नाम से जानते हैं। यदि हम इस थ्योरी के समर्थकों के नाम जानना चाहते हैं तो आप इस सेंटेंस को याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है बीपी हाई वाले फर्स्ट। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर उद्घोषात्मक सिद्धांत के सभी समर्थकों के नाम शामिल हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बी हाई, बी मीन्स प्रोफेसर ब्रायली, पी मीन्स प्रोफेसर पिट कॉर्बेट, एच मीन्स प्रोफेसर हॉल, डब्ल्यू मीन्स वैगनार, प्रोफेसर वैगनार, एंड एफ मीन्स प्रोफेसर फिशर। इस प्रकार यदि आप इस सेंटेंस को याद करते हैं तो इसमें आपको उद्घोषात्मक सिद्धांत के सभी समर्थकों के नाम याद हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मत के समर्थक ब्रायली, पिट कॉर्बेट, प्रोफेसर हॉल, वैगनर तथा फिशर जी हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मान्यता एक औपचारिक अभिस्वीकृति है जिसके द्वारा यह स्थापित तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि मान्यता द्वारा केवल यह उद्घोषणा की जाती है कि कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रत्व के तत्वों से परिपूर्ण है। प्रोफेसर ब्रायली जी के अनुसार किसी नए राज्य को मान्यता प्रदान करना निर्माणात्मक कार्य नहीं वरन उद्घोषात्मक कार्य है। इसके द्वारा किसी राष्ट्र में राष्ट्रत्व के तत्व नहीं आते, वो तो गुण उसमें से पहले ही विद्यमान होते हैं, केवल यहाँ पर उद्घोषणा करना ही मात्र होता है। प्रोफेसर पिट कॉर्बेट जी के अनुसार यह एक तथ्य तथा वास्तविकता का विषय है। अतः किसी राजनीतिक समुदाय में राष्ट्रों के आवश्यक तत्व यदि हैं तो औपचारिक मान्यता आवश्यक नहीं होती। यदि आप देखें कि यदि कोई लड़की बहू बनने के लायक है, उसमें पहले से ही गुण विद्यमान है, तो आपको यह उद्घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है कि उस लड़की में वो गुण विद्यमान है। इसी प्रकार यदि आप देखें, कोई भी राज्य यदि उसमें राष्ट्रत्व के सारे गुण पहले से ही विद्यमान हैं, औपचारिक घोषणा करने से ये नहीं होगा कि उसमें वो गुण शामिल हो जाएंगे। प्रोफेसर हॉल जी के अनुसार कोई भी राज्य राज्यों के परिवार का सदस्य अधिकार के रूप में तब बन जाता है जब उसने राष्ट्रत्व को प्राप्त कर लिया है, अर्थात उसको ये घोषणा करना जरूरी नहीं है। परंतु इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई। इस मत की विधि शास्त्रियों द्वारा यह कहकर आलोचना की गई कि यह कहना कि मान्यता केवल उद्घोषात्मक कार्य है पूर्णतः उचित प्रतीत नहीं होता। यद्यपि राज्य इस मत को अधिक मानते हैं, वास्तव में जब राज्यों को मान्यता प्रदान की जाती है तो यह एक उद्घोषात्मक कार्य ही है, परंतु मान्यता प्रदान करने के पश्चात इसके कुछ प्रभावों को निर्णयात्मक पद्धति का कहा जा सकता है। अतः इन सभी सिद्धांतों को लेने के पश्चात हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उक्त सिद्धांतों से
यह निष्कर्ष निकलता है कि मान्यता उद्घोषात्मक तथा निर्माणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। प्रोफेसर ओपनहाइमर जी के अनुसार मान्यता उद्घोषात्मक एवं निर्माणात्मक दोनों ही प्रकार की होती है, क्योंकि यह एक विद्यमान तथ्य की घोषणा करती है, जबकि इसकी प्रवृत्ति निर्माणात्मक है। मान्यता की यदि हम प्रकारों की बात करते हैं तो मान्यता जनरली दो प्रकार की हो सकती है। प्रथम, तथ्यहीन मान्यता, जिसे डी फैक्टो रिकॉग्निशन के नाम से जाना जाता है। द्वितीय, विधिक मान्यता, जिसे डी यूरे रिकॉग्निशन के नाम से जाना जाता है। राज्यों के अभ्यास से ये प्रतीत होता है कि राज्य बहुधा प्रथम चरण में विधिक मान्यता ही प्रदान करते हैं। ये प्रथम चरण में तथ्यहीन मान्यता प्रदान करते हैं, क्योंकि जब वो संतुष्ट हो जाते हैं कि नए राज्य में राष्ट्रत्व के गुण विद्यमान हैं और उसने अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत उत्तरदायित्वों को पूरा करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लिया है, तो वे बाद में उसे विधिक मान्यता प्रदान कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके दो प्रकारों के बारे में बताया, अब मैं इन्हें अलग अलग से डिस्कस करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहला प्रकार बताया तथ्यहीन मान्यता, जिसको हम कहते हैं डी फैक्टो रिकॉग्निशन। प्रोफेसर स्वादनबर्ग जी के अनुसार जब कोई राज्य पूर्ण या विधिक मान्यता देने में देरी करना चाहता है तो वह प्रथम चरण में तथ्यहीन मान्यता प्रदान करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के बारे में संदेह रखता है कि वो स्थायी है या नहीं है, तथा वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन अपने दायित्वों को निभाने के लिए इच्छुक एवं योग्य है या नहीं है। उसे यह इस बात का संदेह है। अर्थात मान्यता से तात्पर्य यह है कि मान्यता प्रदान किया जाने वाला राज्य वास्तव में मान्यता के आवश्यक गुण रखता है, अर्थात और वो उस अपने दायित्वों को निभाने का इच्छुक एवं योग्य भी है, तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय माना जाने का अधिकारी है। प्रोफेसर ओपनहाइमर जी के अनुसार तथ्यहीन मान्यता तब प्रदान की जाती है जब कोई राज्य वास्तव में स्वतंत्र होता है तथा एक निश्चित भूमि पर उसका प्रभावशाली नियंत्रण होता है, परंतु उसमें अभी स्थायित्व नहीं आया है तथा मान्यता के कुछ गुण जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के दायित्वों को पूरा करने की इच्छा एवं सामर्थ्य की कमी है, तभी उसे तथ्यहीन मान्यता प्रदान की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मान्यता का दूसरा प्रकार है विधिक मान्यता, जिसे हम डी यूरे रिकॉग्निशन के नाम से जानते हैं। कानूनी मान्यता एक प्रकार की स्थायी मान्यता होती है और एक बार देने के पश्चात इसे वापस नहीं लिया जा सकता। किसी राज्य को विधिक मान्यता तभी दी जा सकती है जबकि उस राज्य ने मान्यता प्रदान करने से पहले उससे संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। नेक्स्ट प्रकार है विधिक मान्यता या कानूनी मान्यता। कानूनी मान्यता एक प्रकार की स्थायी मान्यता है और एक बार प्रदान कर देने के पश्चात इसे वापस नहीं लिया जा सकता। किसी राज्य को विधिक मान्यता तभी दी जा सकती है जबकि उस राज्य ने मान्यता प्रदान करने से पहले उससे संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। प्रोफेसर स्मिथ जी के अनुसार इंग्लैंड किसी राज्य को कानूनी मान्यता तभी देगा जब उसमें निम्नलिखित तत्व विद्यमान होंगे, जैसे कि नंबर 1, जब वो राज्य स्थायी होगा। नंबर 2, राज्य की सरकार को वहाँ की जनता का समर्थन प्राप्त होगा। तीसरा, सरकार अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की इच्छा एवं सामर्थ्य रखती होगी। यदि हम इन प्रकारों को डिस्कस करने के बाद इनके अंतर को जानना चाहें तो इसमें कुछ निम्नलिखित अंतर पाए गए हैं, जैसे कि नंबर 1, तथ्यहीन मान्यता अंतरिम, अस्थायी या कुछ विशेष शर्तों पर आधारित होती है, जबकि विधिक मान्यता पूर्ण रूप से अंतिम एवं शर्तहीन होती है। दूसरा डिफरेंस है, तथ्यहीन मान्यता क्योंकि अस्थायी होती है तो यह वापस ली जा सकती है, लेकिन विधिक मान्यता क्योंकि ये स्थायी होती है और अंतिम होती है इसलिए इसको एक बार प्रदान करने के पश्चात वापस नहीं लिया जा सकता। तीसरा डिफरेंस है, तथ्यहीन मान्यता राजनीतिक या कूटनीतिज्ञ संबंधों को औपचारिक रूप से स्थापित नहीं करती, जबकि विधिक मान्यता द्वारा राजनीतिक संबंध औपचारिक रूप से स्थापित हो जाते हैं। ये सारे मैंने आपको मान्यता के बारे में डिस्कस किया है और ये क्वेश्चन आपकी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। If you have any doubt, you must put down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.